कि ये साइबर क्राइम होता क्या है एक्चुअली, और ये जो साइबर क्राइम का हेड है उसके अंतर्गत कौन कौन से क्राइम्स और फ्रॉड्स हो रहे हैं। इंटरनेट और कंप्यूटर दोनों का यूज करके किसी के साथ अगर चीटिंग किया जाए या फ्रॉड किया जाए तो उसको भी हम साइबर क्राइम बोलते हैं। सर 3 कैटेगरी में हमने वैसे डिवाइड किया है। जी सर। एक है सोशल मीडिया रिलेटेड फ्रॉड, जी सर। दूसरा है फाइनेंशियल फ्रॉड, अच्छा। और तीसरा है साइबर टेररिज्म। डिजिटल अरेस्ट, तो ये डिजिटल अरेस्ट क्या है और इससे फ्रॉड्स कैसे हो रहे हैं? हाँ जी, पुलिस कभी भी ऐसे डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है। पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में 16 साल तक के बच्चों का अकाउंट बैन कर दिया सोशल मीडिया से। तो आपको क्या लगता है ये इंडिया में लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसका क्या प्रभाव हो सकता है हमारी युवा पीढ़ी पर? बैन पे तो मैं नहीं फोकस करूंगा, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स ही इसमें केयर रखें कि किस एज पे उनको अलाउड किया जाए सोशल मीडिया यूज़ करना, तो वो पेरेंट्स ही डिसाइड कर पाएंगे ज़्यादातर कि ये डार्क वेब है क्या और लोग इससे सच में परेशान हैं, क्या ये इतना खतरनाक है? नमस्कार मेरे प्रियजनों, मैं मर्जी कोला द रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप लोगों का ट्रिस्ट टॉक्स बियॉन्ड द बुक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे मुख्य अतिथि है सर डीवी गामित, जो पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ साइबर क्राइम है और पिछले 2.5 साल से सूरत में इस क्षेत्र में कार्यरत है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू आवर स्कूल्स वेरी ओन पॉडकास्ट। तो चलिए सर, शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये साइबर क्राइम होता क्या है एक्चुअली, और ये जो साइबर क्राइम का हेड है उसके अंतर्गत कौन कौन से क्राइम्स और फ्रॉड्स हो रहे हैं? जी, तो बेसिकली साइबर टर्म जो है उसका मीनिंग ये है कि जो भी क्राइम कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं या कंप्यूटर के साथ हो रहे हैं। हाँ जी, मतलब एक हो गया प्रॉपर्टी के साथ, मतलब जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है हमारा सर्वर्स और उसके साथ जो भी क्राइम होते हैं उसको भी हम साइबर क्राइम बोल सकते हैं। और इंटरनेट और कंप्यूटर दोनों का यूज़ करके किसी के साथ अगर चीटिंग किया जाए या फ्रॉड किया जाए तो उसको भी हम साइबर क्राइम बोलते हैं। तो बेसिकली हमने क्राइम के पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया है साइबर क्राइम को। तो 3 कैटेगरी में हमने वैसे डिवाइड किया है। जी सर। एक है सोशल मीडिया रिलेटेड फ्रॉड, जी सर। दूसरा है फाइनेंशियल फ्रॉड, अच्छा, और तीसरा है साइबर टेररिज्म। ओके। तो सोशल मीडिया फ्रॉड्स में जनरली जो भी हम आजकल ये फेसबुक, यूट्यूब या स्नैपचैट, इंस्टाग्राम ये सब यूज़ करते हैं, तो ये सब प्लेटफॉर्म पे जो भी क्राइम होते हैं हम उसको सोशल मीडिया की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और ब्रॉडली मैं बताऊं तो इसमें है आइडेंटिटी थेफ्ट, स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग है, फिर साइबर हरेसमेंट है, या फिर आप बुलिंग कह सकते हैं, साइबर बुलिंग। ये सब जो कैटेगरी है वो सोशल मीडिया की क्राइम्स में आती है। और फाइनेंशियल क्राइम की मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल क्राइम की तो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है एक्चुअली। ओके सर। तो फाइनेंशियल को मैं इस तरह से डिफाइन करूँगा कि लोगों की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को टारगेट करके ये फ्रॉडस्टर यानी जो स्कैमर्स हैं वो अपना मॉडस ऑपरेंडी तैयार करते हैं। जी सर। जैसे अभी ट्रेंडिंग में है जैसे इन्वेस्टमेंट, अगर किसी को मतलब इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट के नाम से फ्रॉड हो जाएगा। किसी को जॉब चाहिए तो जॉब पोर्टल के नाम से फ्रॉड हो जाएगा। किसी को शादी करनी है तो मैट्रिमोनियल फ्रॉड हो जाएगा। किसी को बिल पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनकम टैक्स रिफंड या XYZ, मतलब जो भी सर्विस है, कोई डिलीवरी, कुरियर पार्सल करना है, तो जो भी सर्विसेज हम यूज़ करते हैं, हम शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग फ्रॉड हो सकता है। हमें कुछ चीज़ें बेचनी है तो हमारे साथ OLX फ्रॉड हो सकता है। मतलब कि फाइनेंशियल में इतना वाइड स्प्रेड है ये कि हमारी ज़रूरत को टारगेट करके ये साइबर फ्रॉडस्टर आजकल ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आजकल हो रहा है। तीसरी कैटेगरी की मैं बात कर रहा साइबर टेररिज्म। इसमें आपने सुना होगा रैंसमवेयर अटैक या मालवेयर। एम्स दिल्ली में जो हुआ था रैंसमवेयर अटैक, जिसमें पूरा सिस्टम मतलब
पूरा सिस्टम क्रैश हो गया था। हाँ। एम्स की हॉस्पिटल का पूरा जो भी कारोबार था वो ठप हो गया। तो ऐसे जो एक्टिविटी है हम उसको साइबर टेररिज्म बोलते हैं, जो मतलब हमारे नेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, जो बहुत चर्चित है और बहुत ट्रेंड में चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट। तो ये डिजिटल अरेस्ट क्या है और इससे फ्रॉड्स कैसे हो रहे हैं? हाँ जी, अभी तो मैं बताऊँ, ये डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड है। ये फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि हम लोगों को, मतलब पुलिस को या फिर जो गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे मतलब सीबीआई है या फिर क्राइम ब्रांच है, Yes. तो हम लोगों को इम्पर्सोनेट करते हैं ये लोग। मतलब हमारा ही बहरूप करके लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और बोलते हैं कि मैं पुलिस क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ या फिर ईडी से बोल रहा हूँ। ऐसे गवर्नमेंट एजेंसी का नाम लेते हैं ये लोग और फिर टारगेट करते हैं पर्सन को। और कैसे पर्सन को मैं बताऊंगा। इसमें दो तरह से फ्रॉड हो रहा है डिजिटल अरेस्ट में। एक होता है आपके डॉक्यूमेंट के नाम पे या सिम कार्ड के नाम पे या बैंक अकाउंट के नाम पे। तो अगर किसी वो जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो आपको बोलेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट या सिम कार्ड या बैंक अकाउंट कोई इलीगल एक्टिविटी में यूज़ हुए हैं, जैसे ड्रग्स या स्मगलिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे केसेस में यूज़ हुए हैं। तो ऐसे डराते हैं ये पुलिस का नाम लेके। जी सर। पुलिस का नाम लेके डराते हैं। तो आदमी पुलिस का नाम पढ़ते ही डर जाएगा। हाँ। ठीक है। यस सर। तो फिर सामने वाला उसको डिजिटली अरेस्ट बोलता है कि आप अभी किसी से बात नहीं करेंगे, आप किसी को बताएंगे नहीं, आप एक रूम में जाके बैठ जाए, और वीडियो कॉल पे बिठा देते हैं उसको और रूम से बाहर निकलने के लिए मना करते हैं। तो ऐसा करके उसको टॉर्चर करते हैं, सब उसकी अकाउंट डिटेल्स ले लेते हैं। फिर अकाउंट डिटेल के बाद पहले डरा धमका के फिर बोलते हैं कि अगर आपको मतलब पतावत करनी है या मांडवाली करनी है तो आप इतने पैसे एक डेजिग्नेटेड अकाउंट में डाल दीजिए। Yes. तो ऐसा करके ये लोग मोटी रकम लोगों से धोखे से चुरा लेते हैं। और दूसरा एक एम है डिजिटल अरेस्ट में, इसमें ज़्यादातर एजेड पर्सन फंसते हैं, मतलब 60 अप जैसे है। तो इसमें क्या होता है, ये लोग क्राइम ब्रांच या सीबीआई के नाम से बोलते हैं, ऐसे वीडियो कॉल ही आता है ज़्यादातर, और उसमें पूरा सेटअप लगा होता है, पुलिस स्टेशन का या फिर क्राइम ब्रांच का पूरा सेटअप लगाया होता है। और उसमें क्या करते हैं, वो जो भी है वो पर्सन, एजेड पर्सन, उनको बोलते हैं कि आपका बेटा या बेटी कोई रेप केस या फिर स्मगलिंग या फिर ड्रग्स की हेराफेरी में पकड़ा गया है। और फिर बैकग्राउंड में बोलते हैं कि उसको अरेस्ट किया है, अगर आपको मतलब उसको छुड़ाना है तो इतने पैसे दे दो। अच्छा। तो ये दो तरह से डिजिटल अरेस्ट में फ्रॉड हो रहा है आजकल। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि पुलिस कभी भी ऐसे डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है। ओके। ठीक है, कभी भी नहीं करती। पुलिस आरोपी को थोड़ी फोन करके बोलेगी, आरोपी को कोई बोलेगी? कभी नहीं बोलेगी। तो पुलिस तो सीधा एक्शन ही लेती है। सीधा जो भी आरोपी है उसको अरेस्ट करने के लिए टीम ही जाती है। कोई डिजिटली अरेस्ट ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, हमारे लॉ में भी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। यस। तो चलिए सर बढ़ते हैं अगले मामले की तरफ, जो वापस बहुत चर्चित है, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे लोगों के अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि फेसबुक अकाउंट हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, और ये बहुत जल्दी हैक हो जाते हैं। तो इससे कैसे बचे, इसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, सोशल मीडिया अभी बहुत ट्रेंडिंग है, और मैं बताना चाहूँगा कि जो फ्रॉडस्टर है वो जो डिटेल्स है, वो हमारी जो डिटेल्स होती है वो सोशल मीडिया से ज़्यादातर एक्वायर करते हैं, और उसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके फ्रॉड होता है। तो सोशल मीडिया में जहाँ तक हो सके हमें अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स इनेबल करने चाहिए, जिससे कि फ्रॉडस्टर को पता ना चले। ठीक है, प्राइवेसी सेटिंग इनेबल करने से हमारे फोटोग्राफ्स या हमारा ईमेल या फ़ोन नंबर या हमारा एड्रेस, ये कुछ सामने वाला जो है वो नहीं देख पाएगा। एक तो प्राइवेसी सेटिंग इनेबल करना है, दूसरा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है, और बदलते रहना है एवरी 6 मंथ। ठीक है, एक ये सेफ्टी मेजर है। और दूसरा, आजकल सभी प्लेटफॉर्म 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं, अगर वो लगाएंगे तो आपका अकाउंट कभी हैक नहीं होगा। इवन इफ पासवर्ड भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो हमारे डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की वजह से हमारा अकाउंट सिक्योर रहेगा, तो जिससे हैकिंग होने की संभावना कम हो जाएगी। थैंक यू सर। अभी दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है
कि अननोन नंबर या फिर कोई इंटरनेशनल कॉलिंग हो रही है जो हमें पता नहीं है कि कोई हमारा चाहने वाला कर रहा है या फिर कोई अटैकर है जो हमको ऐसे अटैक कर रहा है, तो इससे कैसे बचा जाए? जी देखिए, कई बार ऐसा होता है, ये वर्चुअल नंबर भी होते हैं और कई कई बार जेन्युइन नंबर भी होते हैं। अगर आपको बार बार कॉल आ रहा है, बार बार अगर आपको कॉलिंग आ रही है या फिर आपको परेशान कर रहा है, तो आपको एक ही बार में पता चल जाएगा ये फ्रॉड का नंबर है। तो ये जो नंबर है उसको ब्लॉक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक संचार सारथी करके पोर्टल है, चक्षु पोर्टल। अच्छा, तो उस पे जाके आप ये जो भी इंटरनेशनल नंबर है उसको आप ब्लॉक करने के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो फिर दोबारा वो आप पे कॉल नहीं आएगा। सर, तो अभी आपको भी पता है कि आजकल के बच्चे बहुत मॉडर्न हो गए हैं और 10-12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, उनका भी सोशल मीडिया है और फिर उनको पता नहीं और वो साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं और फिर कुछ गलत कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या आप राय देना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ तो पहले तो वो एलिजिबल है ही नहीं सोशल मीडिया यूज़ करने का। तो इसके लिए मैं पेरेंट्स को बोलूँगा कि आप ध्यान रखें। पहली बात तो ये जी, ठीक है, 13 साल की उम्र अगर किसी की है तो वो सोशल मीडिया पे एनरोल नहीं हो सकता या फिर वो अपना अकाउंट नहीं बना सकता। और उसमें है, जैसे ट्विटर में एक फीचर है, अगर आप 13 साल के हो तो उसके साथ डबल वेरिफिकेशन होता है पेरेंट्स का, पेरेंटल कंट्रोल। हाँ, पेरेंटल कंट्रोल। जी सर। मतलब तभी अकाउंट खुलेगा, वो अकाउंट एक्टिव नहीं होगा जब तक कि उसके पेरेंट्स उसको वेरीफाई नहीं करते। उसके पेरेंट्स की डिटेल्स चाहिए उसमें। जी सर। ट्विटर अगर आपको यूज करना है तो ठीक है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे मतलब एज छुपा के बच्चे करते हैं। हाँ जी सर। एज छुपा के करते हैं। जी तो उस किस्से में मैं पेरेंट्स से ही बोलूँगा कि पेरेंट्स ही ध्यान रखें अपने बच्चों का, कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे उनकी एक सर्टेन एज के बाद ही वो अपना अकाउंट क्रिएट करे। ठीक है सर, इसी से रिलेटेड मेरी दूसरी क्वेरी ये है कि पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में 16 साल तक के बच्चों का अकाउंट बैन कर दिया सोशल मीडिया से। तो आपको क्या लगता है, ये इंडिया में लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसका क्या प्रभाव हो सकता है हमारी युवा पीढ़ी पर? देखिए, सोशल ये थोड़ा एकदम सोशल क्वेश्चंस है। तो मैं अपना व्यू रखूँ तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी आज टेक्नोलॉजी है वो अच्छी है और कई हद तक मतलब बुरी भी है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आपको मतलब इंटरैक्टिव होना है तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं जी। इंटरैक्टिव होना है या फिर आपको अपना कोई टैलेंट दिखाना है, ठीक है, अगर आप अपना कोई टैलेंट शो कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म्स आपको अच्छा खासा पब्लिसिटी दे सकते हैं जी। लेकिन इसके भी मतलब टेक्नोलॉजी के साथ बुराइयां भी आती है, तो इसके कॉन्स भी है ही। तो जैसे मतलब अगर छोटे बच्चे अगर इसमें जाएंगे तो साइबर फ्रॉडस्टर उनको ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं। साइबर बुलिंग भी, हाँ, साइबर बुलिंग हो सकती है, हरेसमेंट हो सकती है, ठीक है। उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होगा तो उसकी वजह से उनको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, उनके अकाउंट्स हैक हो सकते हैं जी सर। तो बैन पे तो मैं नहीं फोकस करूँगा, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स ही इसमें केयर रखें कि किस एज पे उनको अलाउड किया जाए सोशल मीडिया यूज़ करना, तो वो पेरेंट्स ही डिसाइड कर पाएंगे। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आजकल की युवा पीढ़ी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए और बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन जॉब्स ऑफर कर रहे हैं और इसमें फ्रॉडस्टर्स भी है। तो आपको क्या लगता है कि ये करना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन जॉब्स एक्सेप्ट करनी चाहिए? देखिए, मैंने जैसे बोला टेक्नोलॉजी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जी। जो लेजिटिमिटी है वो हमें डिसाइड करनी पड़ती है, तो हम ऐसे उसको कैसे चेक करें, ठीक है। हाँ जी। कोई अगर जेन्युइन कंपनी है, अगर वो आपको वर्क फ्रॉम हो तो वो तो हमारे लिए बहुत इजी है। यस। हमारा ऑफिस अवर हम कभी भी काम कर सकते हैं अगर ऑनलाइन है तो, ठीक है। टेक्नोलॉजी का इतना मतलब फ़ायदा है कि अगर आपको 16 घंटे या 12 घंटे या 8 घंटे ऑफिस में नहीं बैठना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक आपको फ्रीडम दे जाए तो आप काम के साथ साथ, ठीक है, अपना दूसरा एक्टिविटी भी कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ऑनलाइन जो भी जॉब्स है वो तो अच्छे ही हैं टेक्नोलॉजी वाइज, लेकिन उसकी लेजिटिमिटी हमें चेक करनी है, हमें चेक करनी। और वो हम कैसे करेंगे? कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पहले जानिए, या तो उसका ऑफिस कहाँ लोकेटेड है वो पहले जानिए,
ठीक है, ऑफिस है उसका मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव है उससे मिलिए, फिर बाद में ही ऐसे जॉब्स जो हैं वो बाद में ही एक्सेप्ट करिए। जी। ठीक है, ऐसे ही किसी ने मेल कर दिया या किसी ने ऐसे कांटेक्ट कर दिया और आप सीधे बोलोगे हाँ वर्क फ्रॉम होम में कर लूंगा, तो ये गलत है। एक्चुअली आपको चेक करना है पहले कंपनी की प्रोफाइल, या इसमें कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, उसके क्या है प्रोफाइल, क्या है कंपनी की, उसकी ऑफिस कहीं रजिस्टर है कि नहीं, वो सब क्राइटेरिया से हमें चेक करने चाहिए। फिर बाद में ही ऐसी जो जॉब्स है ऑनलाइन वाली वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, कोई गलत नहीं है। देखिए आज बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं तो वो ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम ऑफर करती है, जहाँ पे मतलब ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं है, तो कोडिंग तो कहीं से भी कर सकते हैं, घर पे बैठे भी कर सकते हैं, या फिर आप और ट्रैवलिंग करते तो ट्रैवलिंग बैठे बैठे भी कोडिंग कर सकते हैं, या फिर कुछ भी काम कर सकते हैं जहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी जॉब भी आजकल ऑफर होती है, वो अच्छा ही है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसी जॉब एक्सेप्ट करने से पहले जान लेना चाहिए। सर आपको और मुझे दोनों को पता है कि गूगल का ज़माना है, एआई वेबसाइट्स है, तो हमें कोई भी जानकारी चाहिए तो हम कोई भी वेबसाइट पे चले जाते हैं या गूगल पे चले जाते हैं। तो एक सही वेबसाइट और गलत वेबसाइट, इसके बीच का अंतर कैसे जाने? जी देखिए, अभी वेबसाइट जो होती है, जो हमें जो नाम दिखता है उसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है, गूगल की बात करें तो गूगल जो हम सर्च करते हैं वो डोमेन नेम है। तो आज तो डोमेन तो मतलब 99 रुपीज़ में मिल जाता है कोई भी। लेकिन आपको उसको चेक करना है, तो एक तो उसका आप जो भी वेबसाइट है, अगर कोई कंपनी की वेबसाइट या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट है या फिर कोई इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे? तो आप पहले देखिए कि उसमें एक पैडलॉक होता है, ऊपर सिक्योरिटी सिंबल होता है, SSL सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। जो SSL सर्टिफिकेट जिस वेबसाइट के पास है, ठीक है, तो वो सिक्योर वेबसाइट्स हैं, तो आप उसको विजिट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। दूसरा, वो जो वेबसाइट है उस पे आप कंपनी की प्रोफाइलिंग देखिए, उसके वर्डिंग्स देखिए, उसके स्पेलिंग्स देखिए। ठीक है, फ्रॉडस्टर इतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अगर कोई जेन्युइन इंस्टीट्यूट है तो उसका ग्रामेटिकल मिस्टेक मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा वेबसाइट पे, 0 एरर। ठीक है, और प्लस उसके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स पे होंगे जी, जबकि फ्रॉड वेबसाइट पे उसके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन या ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर या एड्रेस आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको कोई स्टैटिक पेज या ग्रामेटिकल एरर वाला पेज मिलेगा। तो आप ऐसे भी उसको वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं। प्लस कई बार ऐसा है, इसमें साइबर फ्रॉडर डोमेन स्पूफिंग भी करते हैं। डोमेन स्पूफिंग का मतलब है अगर गूगल को किसी ने स्पूफ कर लिया, तो जैसे गूगल की स्पेलिंग है GOOGLE, ठीक है, तो गूगल में शायद मेरे ख्याल से एक और ओ या फिर 0 ऐड कर दे तो वो डोमेन अलग हो जाएगा। तो आपको डोमेन भी चेक करना है, उसकी स्पेलिंग चेक करनी है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, तो इससे भी आपको पता चलेगा कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। जैसे सेम वेबसाइट गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है, अब सब गवर्नमेंट की वेबसाइट gov.gov.in से होती है, पर और ये जो डोमेन है gov.in, वो गवर्नमेंट के सिवा किसी के पास नहीं होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, gov.in ऐसा करके मतलब डोमेन में नाम रखेंगे और बाद में कुछ और दूसरा डोमेन होगा, डोमेन दूसरा होगा। तो ये भी हमें डोमेन भी चेक करना है जी। ठीक है, तो ऐसे भी हम वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जिसके बारे में मुझे खुद को भी जानकारी नहीं है, सिम स्वैप स्कैम। मेरे दर्शकों के लिए वापस दोहरा रहा हूँ, सिम स्वैप स्कैम, ये क्या है और इससे फ्रॉड्स कैसे हो रहे हैं? जी, अभी ये तो बहुत पुराना स्कैम है एक्चुअली। सिम स्वैप में क्या होता था कि पहले ऐसा होता था कि कॉल सेंटर में फ़ोन करते थे फ्रॉडस्टर और आपका नंबर बंद करवा देते थे। ठीक है, और फिर बाद में ये नंबर बंद करवा के आपका ही नंबर कहीं और एक्टिव हो जाता था, नया सिम कार्ड निकलवा लेते थे। तो जैसे ही आपका नंबर बंद होता था और वो अगर नंबर बैंकिंग के साथ इनेबल है या बैंकिंग सर्विस के साथ लिंक है, तो ये लोग वहाँ पे सर्विसेज एक्टिव करके नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई एक्टिव करके फिर आपसे फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकते हैं सिम स्वैप में। तो ये सिम स्वैपिंग बहुत पुराना है, अभी तो नहीं ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन होता है क्योंकि अभी ये सिम स्वैप होने की वजह से टेलीकॉम कंपनीज ने ज़्यादातर सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस करेंगे, आपका सिक्योरिटी चेक करेंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस प्रूफ, नाम,
बहुत सारी चीजें जो कॉल सेंटर में अगर आप फोन करेंगे तो आपको ये बहुत सारी चीजें पूछी जाएगी जी। और जब वो सब कुछ वेरीफाई होगा तभी आपका सिम कार्ड बंद किया जाएगा अगर आप जी। दूसरे कॉल से कॉल करते हैं, फोन नंबर से फोन करते हैं जी। तो सिम स्वैप ऐसे होता है और इसका भी मिसयूज होता है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता है जी। अगर फ्रॉडस्टर के पास अगर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन है, इवन वो सिम कार्ड किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस या अल्टरनेट मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस, सब जो उसके पास है तो सिम स्वैप हो सकता है। तो क्योंकि फिर तो कॉल सेंटर वेरीफाई करेगा, क्या करेगा, यही करेगा जो आप कॉल कर रहे हैं, आपका नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब। तो इससे भी हमें ध्यान रखना है। देखिए सिम स्वैप में क्या होता है कि जनरली आपका सिम ही डीएक्टिव हो जाता है तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपका फ़ोन जैसे ही बंद होता है तो आपको एक बार नज़दीकी सर्विस सेंटर जो भी है, मतलब रिलायंस जियो या फिर वोडाफोन एयरटेल, तो उसके सर्विस सेंटर पे तुरंत जाना है या फिर तुरंत कॉल सेंटर में फ़ोन करना है कि मेरा सिम बंद हुआ है, कहीं नया सिम तो नहीं एक्टिव हुआ, ये चेक आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, समय को देखते हुए मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि ये डार्क वेब है क्या, और लोग इससे सच में परेशान हैं क्या, ये इतना खतरनाक है? जी, आपने बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए इंटरनेट जो है ना बहुत वास्ट है, वो एक समुद्र की तरह है जी। ठीक है, तो आज जो हम देख रहे हैं तो उसको हम सरफेस वेब बोलेंगे। ठीक है, सरफेस वेब। तो और जैसे जैसे हम जैसे समुद्र जैसे होता है तो जैसे हम ऊपर देखते हैं, ऊपर हमें दिखता है, पर जैसे ही हम डीप गए जी तो हमें धुंधला नजर आएगा। तो एक उसके नीचे जो है उसका लेयर है डीप वेब। ठीक है, धुंधला दिखाई देगा हमें कुछ। फिर उसके बाद ऐसे समुद्र की और गहराई में गए तो कुछ नहीं दिखाई देगा, तो वो है डार्क वेब। तो सरफेस वेब की मैं बात करूँ तो जो हमें विजिबल है, जैसे ही हम सर्च इंजन में डालते हैं और हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो जो लीगली इंडेक्स पेज है वही पेज हमें दिखाई देंगे। जो भी रजिस्टर किए गए पेज है वो हम सर्च इंजन में सर्च करने से हमें विजिबल है, वही है सरफेस वेब। ओके। फिर उसके बाद है एडमिन्स, जो हम उसको डीप वेब बोलते हैं, जिसका जो भी वेबसाइट है, सर्विस है, जिसके सर्वर्स जो मैनेज करते हैं उनके एडमिन राइट जो जहाँ पे होते हैं वो हमें सरफेस वेब पे दिखाई नहीं देते, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। वो किसके पास होते हैं? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसके बाद सरफेस वेब के बाद आता है डीप वेब। तो वहाँ पे भी एक लेयर एग्जिस्ट करता है जो हम जो सर्विसेज एक्वायर करते हैं उसके सिस्टम एडमिन्स, तो उनके लिए है वो। और तीसरा है डार्क नेट, डार्क वेब। तो इसका एक्सेस एनोनिमस होता है, हमें पता नहीं है कि कौन सी सर्विस कहाँ चल रही है और वो इलीगल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम लीगली यूज़ करते हैं इंटरनेट का तो हम खाली 4% ही यूटिलाइज करते हैं। बाकी जो डार्क नेट या डार्क वेब है वो 96% एक्वायर करके बैठा है। तो आप सोच सकते हैं ये बच्चों के लिए तो नहीं है एक्चुअली, और मैं इसमें सलाह दूंगा कि आप गलती से भी इस चीज़ को सर्च करने की या इसको सर्च करने की या इसमें एंटर होने की ना सोचें, क्योंकि वहाँ पे जो है वो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। वहाँ पे होती है टेररिस्ट एक्टिविटी, ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, वेपन स्मगलिंग, वो सब चीज़ें डार्क नेट पे होती है जी। तो आप क्यूरियोसिटी में भी आप उसको सर्च ना करें, क्योंकि वो आप सोच सकते हैं अगर हम सिर्फ वर्ल्ड का सिर्फ 4% ही लीगल है और 96% अगर इलीगल है तो समझ लीजिए कि वो कितने पावरफुल होंगे जी। ठीक है, आप गलती से भी उस पर एंटर ना करिए, ठीक है जी। तो यही है डार्क नेट। ठीक, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द रेडियो इंटरनेशनल स्कूल आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सर कि आपने अपना टाइम और एनर्जी हमको दिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।